दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, अ मैन हु कंट्रोल द होल इंडियन पुलिस, पॉलिटिक्स एंड अंडरवर्ल्ड, द बिगेस्ट अंडरवर्ल्ड डॉन, द स्टोरी ऑफ दाऊद इब्राहिम। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम 1955 में एक मुस्लिम फैमिली में इंडिया के एक शहर महाराष्ट्र में पैदा हुए और इब्राहिम के फादर का नाम इब्राहिम इब्राहिम कास्कर था। दाऊद इब्राहिम के फादर सीआईडी में एक कांस्टेबल थे। दाऊद इब्राहिम के 12 बहन भाई थे और दाऊद इब्राहिम ने मुंबई के एक गवर्नमेंट स्कूल अहमद सेलर में स्कूल में प्राइमरी, जहां से उसको ड्रॉप आउट कर दिया। दाऊद इब्राहिम की संगत शुरू से ही अच्छे लड़कों के साथ नहीं थी। उसको शुरू से ही क्राइम का शौक था, इसलिए को स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया गया। उसके बाद में उसकी संगत कुछ अच्छे लड़कों के साथ नहीं थी, तो वो मोबाइल स्नैचिंग और परसमार ऐसे कामों में शामिल होने लगा। दाऊद इब्राहिम पे 1974 में पहला क्राइम रिकॉर्ड हुआ, जिसमें उसने एक बैंक की वैन को लूटा, जिसमें से उसने 4,75,000 रुपए लूटे। और ये एक ऐसा कोइंसिडेंस था कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी दाऊद इब्राहिम के फादर इब्राहिम कास्कर को दी गई। जब इसके फादर को पता चल गया कि ये काम उन्हीं के बेटे दाऊद ने किया है, तो उन्होंने उसको बहुत मारा। उसके बाद उसको समझाया कि ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन जो इस क्राइम की दुनिया में आज तक गया है वो कभी वापस मुड़कर नहीं आया। और दाऊद इसी लाइन पे चलता चलता इस क्राइम की दुनिया में और आगे बढ़ता गया। अब उसने बाशु दादा की गैंग ज्वाइन कर ली थी और अब वो फिरौती, चोरी, वसूली वगैरह के काम किया करता था। और इसके बाद वो बड़ी गैंग्स हाजी लाला और करीम मस्तंग जैसी बड़ी गैंग्स में शामिल हो गया। वहाँ उसने देखा कि कैसे गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जाता है, कैसे पुलिस को कंट्रोल किया जाता है, कैसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम को अंजाम दिया जाता है। वहाँ से उसने ये सब सीखने के बाद अपनी एक खुद की कंपनी शुरू कर दी, जिसका उसने नाम रखा डी कंपनी। और इस डी कंपनी को शुरू करने में इसका साथ दिया इसके भाई, जो कि पहले ही इन कामों में थोड़ा बहुत शामिल था, जिसका नाम था साबिर कास्कर। दोस्तों, डी कंपनी ऐसी कोई ऑफिशियल कंपनी नहीं थी जिसमें ये मैच फिक्सिंग, हवाला का पैसा, ये सब काम वगैरह किया करते थे। जब डी कंपनी कामयाब होने लगी तो दूसरी गैंग्स को ये पसंद नहीं आई। इसी वजह से डी कंपनी और पठान गैंग में लड़ाई हुई। इसी लड़ाई के दरमियान दाऊद कास्कर का भाई साबिर कास्कर मारा गया और दाऊद ने इसका बदला लेने का फैसला कर लिया, जिसमें उसने पुलिस और पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर इसने पठान गैंग के काफी लोगों को मार दिया और इसी तरह पठान गैंग खत्म हो गई। अब पूरी मुंबई पर सिर्फ डी कंपनी का ही राज था, क्योंकि मुंबई के सारे स्मगलिंग पोर्ट्स दाऊद ही हैंडल करता था। मुंबई में किस चीज का स्मगल हो रहा है, सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट में से स्मगलिंग का जो भी सामान आता था, सोना, ड्रग्स, ये सब दाऊद ही हैंडल करता था। उस टाइम इंडिया में करप्शन पीक पर था। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स का पैसा को अपना पैसा ब्लैक से व्हाइट करना होता था और अपना पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता। इस सबको हवाला का पैसा बोला जाता था। दाऊद के बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर और बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ कॉन्टैक्ट्स थे। ये उन पर एहसान किया करता था, उनको गिफ्ट दिया करता था, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखता था। दाऊद के अगेंस्ट 1977 से लेकर 1985 तक बहुत सारे अरेस्ट वारंट इशू हुए, लेकिन वो पकड़ा नहीं जा सका क्योंकि हर बार कोई ना कोई मुखबरी हो जाती थी। एट द एंड 1986 में इसके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी हुआ, लेकिन पुलिस के दाऊद तक पहुंचने से कुछ मिनट पहले ही दाऊद दुबई फरार हो गया और ये इंडियन पुलिस के पास आखिरी मौका था दाऊद को इंडिया के अंदर ही अरेस्ट करने का। इसके बाद दाऊद के ऑफिशियली तौर पर इंडिया के अंदर वापस आने के कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। डी कंपनी का सीईओ ने सिर्फ लोकेशन बदली थी, लेकिन काम वही थे। वो दुबई में बैठा आराम से वर्क फ्रॉम होम के जरिए अपना काम कर रहा था, जिसमें इसका साथ देता था छोटा राजन जो कि इंडिया में भी इसके साथ होता था। इसके बाद छोटे राजन ने डी कंपनी से अलग होकर मुंबई में अपनी अलग कंपनी बना ली, जिसमें इसके साथ छोटा शकील, याकूब मेमन, टाइगर मेमन और अब्बू सलीम जैसे लोग थे। ये नाम आपने जरूर किसी न किसी बॉलीवुड मूवी में सुने होंगे और ये एक रियल कैरेक्टर्स हैं। फिर 1991 के बाद इंडिया की मार्केट्स ग्लोबली ओपन हो गई। जो सामान स्मगल होकर आता था वो सामान ऑफिशियली तौर पर इंडिया में लीगल तरीके से आने लगा, जिससे दाऊद का काम थोड़ा सा स्लो हो गया, लेकिन वो फिर भी अपना मेन काम जो उसका था गोल्ड और ड्रग्स का, वो चलता रहा। लेकिन दाऊद अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता था। 1993 में वो अलकायदा से मिला। 1993 में इंडिया में 12 जगह पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 250 लोग मरे थे और 1400 इंजरीज हुई थी। ये भी दाऊद ने करवाया था दुबई में बैठकर। और इंडिया में इसका साथ दिया था इस वक्त टाइगर मेमन और याकूब मेमन ने, जिसमें टाइगर मेमन को पकड़ा नहीं जा सका
और यकूब मेमन को फांसी हो गई। उसके बाद बड़ी बड़ी एजेंसीज ने दुबई पर प्रेशर डालना शुरू किया कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ा जाए, लेकिन वो चुपचाप दुबई से निकलकर पाकिस्तान कराची आ गए। 2003 में उसे इंटरपोल के एक इंटरनेशनल टेरर 2003 में उसे इंटरपोल ने एक इंटरनेशनल टेररिस्ट करार दे दिया और इसको पकड़ने वाले को $25 मिलियन का इनाम रखा गया, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 700 करोड़ और इंडियन तकरीबन 250 करोड़ रुपए बनते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसके अलकायदा के उसामा बिन लादेन के साथ भी काफ़ी कॉन्टेक्ट्स थे और ये बहुत बार अफगानिस्तान होकर आ चुका है तालिबान की प्रोटेक्शन में। और 2008 में जो इंडिया के होटल में ब्लास्ट हुए थे, इसमें भी सुनने में आता है कि दाऊद इब्राहिम ने ही लॉजिस्टिक सपोर्ट्स दी थी। 2006 में इंडिया ने पाकिस्तान को 38 ऐसे वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट दी जिसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम था, लेकिन पाकिस्तान ने ये मानने से इनकार कर दिया कि दाऊद पाकिस्तान में है। 2020 में FATF की एक रिपोर्ट में प्रूफ मिला कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। जब पाकिस्तान ने एंटी टेररिज्म की एक लिस्ट तैयार की कि जिसमें उन्होंने बताया कि हमने ये अकाउंट्स ब्लॉक किए हैं, उसमें दाऊद इब्राहिम के भी अकाउंट्स थे। इधर से पता लगा कि पाकिस्तान के अंदर भी दाऊद इब्राहिम के अकाउंट्स मौजूद थे। लेकिन आजकल दाऊद इब्राहिम किधर है ये किसी को नहीं पता, जिंदा है या इंतकाल कर गया है ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।